हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है, ये है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का हैंडराइटिंग नोट, जो कि एनसीईआरटी के बुक के माध्यम से तैयार किया गया है। आई होप यू कि इस नोट से काफ़ी हद तक आपको एग्जाम में प्रॉफिट मिलेगा। तो इसमें हम जो बात करने वाले हैं वो है अध्याय 9 में, वो है आपका लेसन नए साम्राज्य और राज्य। तो इसमें सबसे पहले बात किया गया है वो है प्रशस्तियाँ, इसके बारे में। तो दोस्तों इसमें क्या बताती है प्रशस्तियाँ? तो प्रशस्तियाँ का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं, और यह एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। आगे बात किया गया है इसमें दोस्तों, वो है समुद्रगुप्त के दरबार में उसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा 1700 साल पहले संस्कृत में लिखी गई एक कविता से पता चलता है, और इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर इसकी खुदाई की गई है। आगे थोड़ा सा और बात करें तो वो है दोस्तों समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में बात किया गया है। तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में हरिसेन ने उसे एक योद्धा, विद्वान और कवि बताया है। इसके अलावा इलाहाबाद प्रशस्ति में आर्यावर्त के 9 शासकों का, दक्षिणापथ के 12 शासकों का, असम तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या यह संघ या बाहरी इलाके शासन, जिसमें कुषाण एक शक वंश के थे जो उनका अधीनता स्वीकार करते थे। आगे इसमें बात किया गया है वो है प्रयाग, जो कि इलाहाबाद का पुराना नाम है, उज्जैन तथा पाटलिपुत्र, ये गुप्त वंश के महत्वपूर्ण केंद्र थे। दोस्तों प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों यानी उनके वंशावली के बारे में बताती है। आगे बात किया गया है वो है समुद्रगुप्त की वंशावली में पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के प्रथम शासक थे और माँ कुमारी देवी लिच्छवीगण की थी। समुद्रगुप्त और उसके पिता चंद्रगुप्त ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। और आगे जो थोड़ी सी और हम चले बात करें तो दोस्तों समुद्रगुप्त का बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान के अंतिम शक शासक को पराजित किया। कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट जो थे चंद्रगुप्त के दरबार में थे। आगे जो बात किया गया है वो है हर्षवर्धन तथा हर्ष चरित्र के बारे में। तो दोस्तों हर्षवर्धन करीब 1400 साल पहले शासन किया था। हर्षवर्धन की जानकारी हर्ष चरित्र में मिलता है, जो दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी की हर्ष चरित्र में लिखी है। चीनी यात्री xuanzang हर्षवर्धन के दरबार में काफ़ी समय तक रहा। और आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है हर्ष अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के पर ही थानेश्वर का राजा बना। हर्ष के बहनोई कनौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कनौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया और मगध तथा बंगाल को भी जीत लिया। आगे बात करें हम तो वह है दोस्तों हर्ष ने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की। तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। आगे जो बात किया गया है वो है पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति के बारे में। तो दोस्तों करीब 1400 साल पहले पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे, जिसमें सबसे पहले बात किया गया है वो है पल्लव। तो दोस्तों पल्लव का राज्य की राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। दूसरा था इसमें चालुक्यों की राजधानी ऐहोल था, और इसका राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था। ऐहोल एक व्यापारिक केंद्र था जो धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र बन गया जहाँ कई मंदिर थे। आगे बात किया गया है वो है पल्लवों और चालुक्यों एक दूसरे की सीमाओं को अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था, जो कि एक समृद्ध शहर थे। तीसरा इसमें था दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। इसके बारे में दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। दोस्तों आगे इसमें बात किया गया वो है प्रशस्ति में उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछले 4 पीढ़ी के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था
और रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाके में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को आगे बढ़ने से भी रोका था। और क्या किया था? पल्लवों को पराजित किया था। पल्लवों और चालुक्यों को, राष्ट्रकूट तथा चोल वंश को भी समाप्त कर दिया। आगे इसमें बात किया गया है दोस्तों आपका, वो है राज्यों का प्रशासन। राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण होते थे। प्रशासन की प्रथम इकाई गांव होती थी और कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए, जैसे कि कवि हरिशेन अपने पिता की तरह ही महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायिक अधिकारी थे। और हरिशेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारमात्य अर्थात महामंत्री तथा एक संधि विग्राहक अर्थात युद्ध और शांति के विषय का भी मंत्री था। आगे जो बात किया गया है दोस्तों आपका, वो है स्थानीय प्रशासन में बहुत व्यक्तियों का बोलबाला था, जैसे नगर श्रेष्ठी, मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी होता था। दूसरा था सार्थवाहक, जो व्यापारियों के काफिले का नेता होता था। तीसरा था प्रथम कुलिक, जो कि मुख्य शिल्पकार होता था। और चौथा था कायस्थ, जो कि लिपियों के प्रधान होते थे। आगे इसमें बात किया गया है दोस्तों आपसे, वो है एक नए प्रकार की सेना। सेना क्या होता था दोस्तों आपका? तो दोस्तों सेना की बात करें हम तो सेना सुसंगठित होता था, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे। तो सेना नायक का काम क्या होता था? तो दोस्तों ये राजा को सैन्य सहायता देते थे और इन्हें नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। इन्हें कुछ भूमि दान दिया जाता था, जिन्हें सामंत भी कहते थे। जहाँ कहीं भी शासन दुर्बल होती थी तो ये सामंत उन्हें स्वतंत्र करने की कोशिश करते थे। कौन? तो वो सेना नायक थे। तो इस तरह सेना और सेना नायकों का रोल होता था। अब आगे इसमें बात किया गया है दोस्तों आपका, वो है कि उस जमाने में आम लोगों की स्थिति क्या थी। तो जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलता है। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार का चित्रण किया है, जिसमें राजा और ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते तथा अन्य लोगों, महिलाओं को प्राकृत बोलते दिखाया गया है। आगे इसमें बात किया गया है दोस्तों, वो है कालिदास के प्रसिद्ध नाटक में अभिज्ञान शकुंतलम में दुष्यंत नाम का एक राजा और शकुंतलम नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। और इसमें आगे जो बात किया गया है दोस्तों, वो है फांसियन ने अछूतों की दुर्गति पर लिखा कि ये लोग शहरों के बाहर रहते थे और जब ये बाजार या शहर आते थे तो ये लकड़ी पर चोट करते थे। और अन्यत्र में जो दोस्तों इसमें बात किया गया है वो अरब के बारे में किया गया है। तो अरब एक प्रमुख व्यापारी का केंद्र था। भारत और यूरोप के बीच में समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। और इसमें बात किया गया दोस्तों कि अरब में रहने वाले बेदुई, जो कि घुमक्कड़ कबीले के लोग, ऊँटों पर आश्रित रहते थे। और लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम नामक एक धर्म की शुरुआत की। इस्लाम में अल्लाह को सर्वोपरि तथा कुरान को पवित्र ग्रंथ माना जाता था। और अगले 100 वर्षों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, आज की जो कि पाकिस्तान में है, उसको जीत लिया था। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दिया गया है दोस्तों। क्या है तिथियां? तो दोस्तों इसमें दिया गया है कि गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले हुआ था और हर्षवर्धन का शासनकाल 1400 साल पहले हुआ था। तो इस तरह आपका जो है अध्याय 9 समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि ये एनसीईआरटी के बुक के माध्यम से जो है राइटिंग नोट्स तैयार किया गया है, इससे काफ़ी हद तक आपको प्रॉफिट मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे भी अपने दोस्त, मित्र, फ्रेंड्स, कलीग जिनसे आप कनेक्टेड हैं उनके यहाँ आप हमारा वीडियो शेयर करें, ताकि इस कंटेंट का प्रॉफिट उन्हें भी मिल सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।